डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन में। विद्यार्थियों, यह जो है 2026 का पेपर है, आप इसे ध्यान से देख सकते हो, ठीक है ना। इस प्रकार से एग्जाम में आया हुआ है और आएगा भी, ठीक है ना। जो परसों एग्जाम है उसमें यह ज़रूर आएगा, तो इस पेपर को आप भली भांति देख करके जाना। और क्या इसमें आया है, क्या इसमें नहीं आया है, आपकी तैयारी किस तरीके से हुई है ना। आप जो है क्या है, इस वीडियो को आप ज़रूर देखना और पूरी तरीके से आप इसको ध्यान देना। यह जो है 2026 का पेपर है, ठीक है ना। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें जो है पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। पहला प्रश्न आपसे पूछता है, देखो आप खुद देख सकते हो कि क्या है, सामान्य हिंदी है, साइंस वालों के लिए सामान्य हिंदी है, ठीक है ना। चलिए पहला प्रश्न आपसे पूछता है कि भारतीय युग की पत्रिका नहीं है। चार ऑप्शन दिया है और पूछ रहा है आपसे कि भारतीय युग की पत्रिका कौन सी नहीं है। सरस्वती, हरिश्चंद्र, ब्राह्मण या आनंद कादंबरी, इन चारों में से कौन सा है जो भारतीय युग की पत्रिका नहीं है। तो इसमें से जो है सरस्वती हो जाएगा, जो कि भारतीय युग की पत्रिका नहीं है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा है कि हरिशंकर परसाई का निबंध इनमें से कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दिया है, प्रस्तुत प्रश्न, विचार प्रवाह, तब की बात और थी, पृथ्वीपुत्र। अब जल्दी बताओ इन चारों में से कौन सा हमारा सही हो जाएगा। तो देखो हरिशंकर परसाई जी का जो निबंध संग्रह है वो था हमारा दूसरा नंबर, तब की बात और थी। फिर तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, द्विवेदी और छायावादी है ना, दोनों युगों में जो लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं वो कौन थे। अर्थात इन चारों में से वो कौन से लेखक हैं जो द्विवेदी युग में भी थे और छायावादी युग में भी थे, है ना। तो इन चारों में से हमारा कौन सा सही हो जाएगा। बाल कृष्ण भट्ट जी ऐसे लेखक थे जो द्विवेदी युग और छायावादी दोनों युगों में यह लेखन का कार्य करते थे। अगला प्रश्न पूछा है कि अशोक का जो फूल है ना वह कौन सा निबंध है। ललित का, मनोवैज्ञानिक का, बुद्धि प्रधान का, ऐतिहासिक का। तो अशोक का जो फूल है वह है क्या कि ललित निबंध के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। विद्यार्थी ये बिल्कुल बहुत ही सटीक प्रश्न है और इसमें से एग्जाम में से निश्चित रूप से आएगा और आया है, ये कह सकते हो आप। अगला प्रश्न पूछा कि रॉबर्ट नर्सिंग होम यह जो है कौन सी विधा है। रेखा चित्र है, रिपोर्टाज है, नाटक है, कहानी है। देखो यह जो रॉबर्ट नर्सिंग होम है यह जो है क्या है, यह एक रिपोर्टाज है, ठीक है ना। चलिए तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है, ये तो पता है, मैंने सबको बता दिया था। चारों प्रकाशन वर्ष आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वह हुआ कब, 1983 में। बहुत अच्छा। वीर गाथा काल की विशेषता इन चारों में से कौन सी है। वीर गाथा काल की विशेषता इन चारों में से कौन सी है। मुक्तक काव्य रचना, युद्धों का सजीव वर्णन, प्रकृति चित्रण या नारी का रूप सौंदर्य चित्रण, ठीक है ना। देखो वीर गाथा काल का जो विशेषता है वह मेन था इसमें युद्धों का सजीव वर्णन, क्योंकि इसमें वीरों की गाथा इसमें भरा हुआ था, ठीक है ना। इस चीज़ में जो है युद्धों का सजीव चित्रण यह जो है वीर गाथा काल की मुख्यतः जो है क्या है विशेषता है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रीत मुक्त काव्य के रचनाकार कौन है। जो रीत काव्य है, रीत मुक्त काव्य है ना, उसमें से चार लेखक दिए हैं, भूषण हैं, केशवदास जी हैं, बिहारी हैं और घनानंद जी हैं। इन चारों में से रीत मुक्त काव्य के रचनाकार कौन है। देखो जो रीत मुक्त काव्य के इसमें जो रचनाकार हैं वो हमारे हो जाएंगे कवि घनानंद जी, ठीक है ना। क्योंकि जो घनानंद जी थे वो रीत मुक्त काव्य धारा के बड़े प्रसिद्ध रचनाकार थे। अगले प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो कामायनी है ना, कामायनी क्या है, एक महाकाव्य है, किसके द्वारा लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। तो इसमें सर्ग कितने हैं, इसमें खंड कितने हैं, इसमें सर्ग कितने हैं, 17, 12, 15, 9। तो कामायनी जो महाकाव्य है ना इसमें जो है सर्गों की संख्या इसमें 15 है, ठीक है ना। इसमें जो है कितने हैं, 15 हैं, ये आप जानते रहिएगा। और लास्ट प्रश्न है आपके बहुविकल्पी का इसमें से कि जयशंकर प्रसाद का इन चारों में से कौन से उनकी काव्य कृतियाँ हैं। यानी कि इन चारों में से जो है जयशंकर प्रसाद जी कौन सी चीज़ इसमें लिखे हैं। तो चित्ताधार है, इत्यलम है, द्वापर है या अनामिका है। तो जयशंकर प्रसाद के इन चारों में से क्या है हमारा, चित्राधार है, ठीक है ना। चित्राधार क्या है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित काव्य कृति है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, जो है प्रश्न नंबर 3 पर हम चलते हैं। और इसमें से देखो 10 नंबर का आता है, एक पैराग्राफ दिया रहता है और इसमें से 5 प्रश्न क्या है आपसे पूछता है, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो यह जो है किस पाठ से लिया गया है। मातृभूमि पर निवास करने वाला राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है ना। इसको लिखने वाले कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी क्या है इसको लिखने वाले हैं। तो चलिए देखिए इसमें 5 प्रश्न इसमें पूछा जाता है और एक प्रश्न क्या है 2 नंबर के होते हैं जो है।
और इसमें जो रेखांकित भी क्या किया रहता है और इसमें बहुत सारे प्रश्न भी पूछते हैं। जैसे पहले पूछा कि संदर्भ किस पाठ से लिया गया है, तो संदर्भ मैंने बता ही दिया है ना। लेखक ने राष्ट्र का दूसरा अंग किसे कहा गया है, बताइए राष्ट्र का दूसरा अंग किसे कहा गया है। इसमें राष्ट्र का जो दूसरा अंग है वह किसे कहा गया है, पृथ्वी को कहा गया है ना। चलिए फिर राष्ट्र का स्वरूप कैसे संपादित होता है भाई, राष्ट्र का स्वरूप कैसे बनता है ना, क्या बता रहे हैं कि पृथ्वी हो और मनुष्य हो तभी है ना, पृथ्वी और मनुष्य दोनों के मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। लेखक के अनुसार राष्ट्रीयता की कुंजी क्या होती है, लेखक के अनुसार राष्ट्रीयता की कुंजी क्या होती है, तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा ये है कि जन के हृदय में है ना कि भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। अगर यही धारणा लोगों के मन में रहेगी तो यही जो है क्या है, राष्ट्रीयता की कुंजी है। अब बता रहे हैं कि गद्यांश में रेखांकित जो है अंश है ना उसकी क्या व्याख्या है। अब रेखांकित अंश पढ़ सकते हो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से है और यहाँ तक है। तो लिखा है, तो कभी कहता है कि पृथ्वी क्या है, हम सबकी माता है और हम सभी सच्चे अर्थ में पृथ्वी के पुत्र हैं, क्योंकि भूमि माता है हम उसके पुत्र हैं। और लोगों के मन में, लोगों के हृदय में यही विचार होना चाहिए, तभी हम सबके प्रति देश प्रेम की जो भावना है ना वो बड़े ही सटीक ढंग से, बड़े ही अत्यधिक ढंग से या हम सब के अंदर प्रफुल्लित होगी, ठीक है ना। अब देखिए फिर अगला पैराग्राफ इसमें दिया अशोक के फूल से, है ना। इसको कौन लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, ठीक है ना। तो आप इसे पढ़ लेना। इसमें भी देखो 5 प्रश्न इसमें से दिया गया है। हम आपको इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो पेपर जो आया हुआ है 2026 का है ना, इसमें किस किस पार्ट इसमें से दिए गए हैं, आप बेहतरीन ढंग से आप इसको देख सकते हो। इसमें प्रश्न पूछा आपसे कि सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन था, है ना, तो क्या था, अशोक था, है ना। फिर उसके बाद पूछे हैं कि लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुआ था। तो इसमें बहुत सारे इसमें प्रश्न दिए गए हैं जो है, और उन सब के आंसर क्या है आप सटीक ढंग से आप पढ़ करके आप इसमें से लिख सकते हो, ठीक है ना। अब चलते हैं हम आगे प्रश्न उत्तर नंबर 4 पर, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या पूछ रहा है आपसे कि पद्यांश दिया गया, इसमें भी देखो 10 नंबर का ये भी आता है, 5 प्रश्न इसमें भी क्या है आपसे वह पूछा हुआ है। जैसे हम पहले आप पढ़ रहे हैं, हम इसके अर्थ आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। जो 5 प्रश्न पूछा गया है आप उसकी व्याख्या आप कर सकते हो, ठीक है ना। देखो जिससे लिखा है अरे निष्ठुर परिवर्तन, तो समझ गए क्या है, परिवर्तन नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हुए। चलिए शुरुआत करते हैं। ये परिवर्तन पाठ कौन लिखा है, ठीक है, आप इसे कमेंट में आप हमको जरूर बताइएगा। देखो इसमें समय के बारे में बताया हुआ है कि समय किस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है और लोगों को क्या है मालूम नहीं चलता है। क्या लिखा है कि अरे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन विश्व का करुण विवर्तन। तो कह रहे हैं कि अरे निर्दयी परिवर्तन है ना, यह प्रलयकारी नित्य यह तुम्हारा ही है। इस संसार में जो उत्थान पतन जो हो रहा है यह तुम्हारा ही क्या है, नेत्रों का इशारा मात्र ही है, ठीक है ना। तो बता रहे हैं कि विश्व का करुण विवर्तन तुम्हारा ही नैनो मिलन, इस संसार में जो भी सुख दुख का जो कार्य हो रहा है वह सिर्फ तुम्हारे नेत्रों के इशारे मात्र से ही हो रहा है, ठीक है ना। यह क्या है, इसका अर्थ है। बता रहे करें निर्दयी परिवर्तन यह सब तुम्हारा ही प्रलयकारी नित्य है, विश्व में जो भी उत्थान पतन हो रहा है वह सब तुम्हारे नेत्रों का क्या है, इशारा मात्र है, ठीक है ना। अब बता रहे हैं कि आगे फिर दिए हैं कि निखिल अरेवासकी सहस्पन अर्थात सैकड़ों फन वाले नागराज वासकी है ना, तुम्हारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चरण है ना, जो चरण चिन्ह है वो इस संसार के वक्षस्थल पर बनते हुए चले जा रहे हैं। और ठीक है, तो ये इसके जो रेखांकित थे ये क्या थे उसके अर्थ थे। बाकी इसको पूरा अर्थ जानने के लिए आप वीडियो मैंने परिवर्तन पाठ पढ़ाया हूँ, आप जा करके उसको बेहतरीन ढंग से आप इस पाठ को पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इसमें देखो प्रश्न से पूछा गया है ना कि पद्यांश के शीर्षक को कभी कहा ना, मैंने बता दिया, आप इसको कमेंट में दीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या मैं आपको बता दिया। कवि ने निष्ठुर किसे कहा है, तो कवि ने निष्ठुर किसे कहा है बताओ भाई। इसमें किसे कहा गया, समय को कहा गया है, ठीक है, परिवर्तन को कहा गया है, और ये सब बात इसमें है, ठीक है। ये वाला आप छोड़ दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आप देखिए जो कहते हो कि जीवन परिचय में जो आता है देख लीजिए। मैंने बताया था शुरुआत के जो 3 दिन पाठ की अगर आप जीवन परिचय याद कर लोगे वो एग्जाम में जो पूछता है।
और आपको ज़्यादा चैलेंज में इसमें लिखा कितना होता है, 80 शब्द आपको क्या इसमें से लिखना होता है। 3 इसमें से आपको दिए हैं, ठीक है ना, जैसे हरियाणा प्रसाद द्विवेदी हो गए, APJ अब्दुल कलाम हो गए और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हो गए ना। 3 प्रकार की आए साहित्य परिचय आपको लिखना होता है। मैंने आपको बता दिया कि साहित्य परिचय कैसे लिखा जाता है ना। 2 लाइन आप जीवन परिचय लिखोगे, फिर आप अगला पैराग्राफ में क्या है, आप उनकी सारी विशेषता लिखोगे, उनकी पढ़ाई लिखाई, उन्होंने साहित्य में कौन सा योगदान दिया उसको लिखोगे। और 2 नंबर के जो है लास्ट में जो दिया जाता है वह दिया जाता है बच्चों रचना पर। तो रचना लिखना आपको भूलना नहीं, जान लीजिए। अगर आप रचना लिखना भूल गए तब आपको 2 नंबर निश्चित रूप से आपको नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार देखो पद से भी आपको दिया गया है ना, कि मैथिली शरण गुप्त जी आए हुए हैं, जयशंकर प्रसाद आया है और ये वात्स्यायन सच्चिदानंद हीरानंद जी आए हुए हैं। तो इनमें से भी 3 मैंने कहा था, आप 3 याद कर लो, एग्जाम में आपको 100% पूछा जाएगा। और देखो पूछा भी क्या है, गया है, ठीक है ना। तो जीवन परिचय 2 लाइन आपका जो लिखना पड़ेगा, उनका जन्म मृत्यु माता पिता का नाम, ठीक है, और रचना भी आपको उसमें लिखना ही पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। देखो कौन कौन सी कहानी आई हुई है। पहला कहानी इसमें आया है पंचलाइट का, और दूसरा कहानी इसमें आया है लाठी का। और ठीक है, अगर आप चाहिए आप पंचलाइट और लाठी कहानी लिखिए, या आप पंचलाइट या बहादुर कहानी को क्या करो, आप इसकी आप कथानक लिखिए, ठीक है ना। तो जो अच्छा होता है वह तुम्हारा होता है, उद्देश्य ही होता है ना। उद्देश्य आपको 80 शब्द, कोई भी उत्तर हो, मैंने बता दिया हिंदी में आपको 80 शब्द ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, सिर्फ आपको निबंध को छोड़ करके, ठीक है ना। तो ये 2 देखो आया है पंचलाइट या बहादुर, आपको 100% याद कर लेना, जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। देखो खंड काव्य के आधार पर, ठीक है, खंड काव्य के आधार पर जो है जो भी देखो आपसे पूछा गया, जैसे देखो यहाँ के हिसाब से सत्य की जीत है। मैंने क्या बताया कि सत्य की जीत में क्या है, द्रौपदी का जो चरित्र चित्रण जो है आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो द्रौपदी का जो चरित्र चित्रण है देखो उसमें से एग्जाम में आया हुआ है। मैंने बताया कि कोई भी खंड काव्य हो, ठीक है ना, किसी भी खंड काव्य में जो है आप जो है चरित्र चित्रण आप जो याद करके जाइएगा, चाहे वो सत्य की जीत हो गया, चाहे वो आलोक वृत्ति हो गया, चाहे वो त्यागपति हो गया, तो किसी न किसी का वो क्या चरित्र चित्रण आपसे पूछता है। इसीलिए क्या है, आपने जो चरित्र चित्रण जो एग्जाम में आया हुआ है आप उसको जो पूछिएगा ना, क्योंकि अगर आप सर याद करोगे उसमें शायद नंबर नहीं मिलता, लेकिन आप चरित्र चित्रण का आप याद करोगे तो 3 हेडिंग आप डालोगे, आपके 80 शब्द आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है ना। ये थे आपके प्रश्न थे इनमें से। फिर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा 7 नंबर का, आपका अगला प्रश्न आता है, पूछा है आपसे 7 नंबर आपसे पूछा गया है, ठीक है। संस्कृत का पैराग्राफ दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि 2 नंबर का आपको संदर्भ लिखना होता है, 5 नंबर के आपके अर्थ लिखने होते हैं, अनुवाद करने होते हैं, ठीक है ना। और इसमें से क्या है, पैराग्राफ आपको दिया गया है, ठीक है, जो आपको सरल लगे, है ना। जो मैं आपको दोनों वीडियो में इस पाठ का डाला हूँ, ठीक है ना, आप जा करके क्या है पढ़ सकते हो, ठीक है, इसका क्या अर्थ बनेगा। लेकिन मैं जल्दी में मैं इसका अर्थ मैं आपको बता दे रहा हूँ, फटाफट इसको देख लीजिए। देखो लिखा है, संस्कृत साहित्य से आदिकवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास अन्य च भाष भारवी भवभूत्यादयो महाकव्य स्वकीय ग्रंथ रत्ने अध्याय पाठ का नाम हृदयंती। बता रहे हैं कि संस्कृत साहित्य के आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य और भाष भारवी भवभूत महाकाव्य अपने ग्रंथ रत्न से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। तो बता रहे हैं कि इयम भाषा, यह भाषा हमारे माता के समान वंदनीय है, ठीक है ना। इयम भाषा अस्माभि मातृ समम सम्मानीय वंदनीय च, यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव और अखंडता और सांस्कृतिक एकता इसी से हुई है, ठीक है ना। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता इसी संस्कृत साहित्य से ही हुई है। लिखा है ना, संस्कृत नैव सुरक्षितम शक्यन्ते, है ना, संस्कृत से ही क्या सुरक्षित रखी जा सकती है। आगे बता रहे हैं कि इयम संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा सुख उत्तम, ठीक ही कहा गया। क्या कहा गया है, भाषासु मुख्य मधुर दिव्य गीयमाण भारती इति, क्योंकि सभी भाषाओं में मुख्य मधुर यह संस्कृत भाषा है, ठीक है ना। सभी भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य हमारी संस्कृत भाषा है। बहुत अच्छा। अब चलते हैं विद्यार्थियों, श्लोक आते हैं, 2 आते हैं, 2 में से आपको एक करना होता है, ठीक है ना। जैसे संदर्भ लिखना होता है, और जैसे पूछा है पहले कि न मे रोचते भद्रम व उलूकस्याभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुख्यम पश्य कथम क्रुद्ध भविष्यति, है ना। बता रहे हैं कि यह जो है क्या है, एक राजा के बारे में बताया जा रहा है। उल्लू को क्या है, राजा बनाया जाता है। तो अन्य पक्षी क्या कहते हैं, अन्य पक्षी जो है इसमें से कहता है, ठीक है ना। तो वह क्या कहता है, मुझे या तुम्हारा राजा बनना पसंद नहीं आया, क्योंकि एक उल्लू का राज्याभिषेक करना
पसंद नहीं आया, क्योंकि यह उल्लू जो है क्या है, क्रोध नहीं है। उल्लू जो है क्रोध रहित नहीं, तब इसका मुख देखो, और जब ये क्रोधित हो जाएगा तब इसका मुख कैसे होगा, तो ये इसका अर्थ होगा। ठीक है ना। और अगला देखिए जो मैं आपको पढ़ाया हूँ, मैंने कहा सर सुभाषित रत्नायन आप बिल्कुल पढ़ करके जाना, इसमें से एग्जाम में से आएगा और आया भी, आप देख सकते हो, है ना। क्या दिया है, सुखार्थिन कुतो विद्या विद्यार्थियों कुतो सुखम, है ना, यानी कि सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, अर्थात विद्यार्थियों, ठीक है ना। सुखार्थिन कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थिन कुतो सुखम, और विद्या चाहने वालों को सुख त्याग कर देना चाहिए। जो विद्यार्थी हैं उनको जो है सुख त्याग कर देना चाहिए। सुखार्थी व त्यजेद विद्या, है ना, सुखार्थी व त्यजेद विद्या जो है, तो सुख चाहने वालों को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या चाहने वालों का सुख त्याग कर देनी चाहिए, इसका अर्थ हुआ। फिर से आप इसका देख लो, ठीक है ना। सुख चाहने वालों को विद्या कहा और विद्या चाहने वालों को सुख कहा, तो सुख चाहने वालों को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थियों को सुख त्याग कर देना चाहिए, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए इसे मुहावरा पूछा है, ठीक है ना। एक चार आपको देते हैं, एक आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है, 2 नंबर के आते हैं। क्या पूछा, आदमी आदमी अंतर, कोई हीरा कोई कंकड़। इसका मतलब होता है कि सभी आदमी को हम एक समान नहीं तौल सकते, ठीक है ना। सभी को एक साथ हम नहीं रख सकते, सभी को एक साथ हम नहीं तोल सकते, ठीक है ना। सभी मनुष्य एक समान नहीं होते, इसका मतलब हुआ कि सभी मनुष्य एक समान नहीं हुआ। कोठी वाला रोए छप्पर वाला सोए, अर्थात कहने का मतलब इसका क्या होगा कि धनवान व्यक्ति धन की चिंता में वह हमेशा दुखी रहता है ना। और लेकिन जो छप्पर वाला रहता है गरीब व्यक्ति, वह आराम से जो है बेफिक्र होकर वह सोता है, क्योंकि उसके पास धन तो है ही नहीं, है ना। फिर अगला क्या दिया है, समर्थ कौन है, दोष गुस्साएं, क्योंकि जो समर्थवान व्यक्ति होता है उसका दोष नहीं लिया जाता। चांदी काटना मतलब बहुत धन कमाना, खूब धन कमाना, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 10 में आप देखिए, इसमें जो दिया गया पैराग्राफ दिया गया अपठित गद्यांश आते, इसमें से 3 प्रश्न दिया गया, तो बिल्कुल सरल है ना। गद्यांश आपको पढ़ लेना है और 3 प्रश्न इसमें से पूछा हुआ है एग्जाम में, आप क्या कर सकते हो, इसके उत्तर क्या आप स्वयं इसको दे सकते हो, ठीक है ना। इसको पढ़ने पढ़ाने कोई वो है नहीं, ये आप इसके जो प्रश्न है ना इसमें से दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अब जो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर आपके 11 पर, ठीक है। इसने पूछा है, सब जगह पूछा है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक सही होगा। जैसे दिया है क्या, अभिराम अभिराम दिया, क्या दिया है, अभिराम अभिराम दिया है। देखो अभिराम माने होता है सुंदर, ठीक है ना, और अभिराम माने क्या होता है लगातार, तो इस प्रकार से हमारे इसमें क्या होगा, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर दिया है कि अम्बुज और अम्बुद दिया है, ठीक है ना, अम्बुज और अम्बुद इसमें से दिया गया है, ठीक है ना। तो देखो जो अम्बुज माने होता है हमारे यहाँ पे कमल हो जाएगा, और अम्बुद माने क्या हो जाएगा, हमारा वह बादल हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमल और बादल ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वह सही हो जाएगा। बहुत अच्छा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 के खा की ओर, ठीक है ना। एक शब्द दिए है, उसको 2 वर्ड लिखना है। जैसे कपि, कपि माने क्या होता है, बंदर होता है, सूर्य होता है। कपि का अर्थ क्या होता है, एक बंदर होता है और सूर्य भी होता है। अलि माने होता है सखी, और अलि माने भौरा भी होता है। द्विज माने ब्राह्मण भी होता है, और द्विज क्या है, पक्षी भी होता है, ठीक है ना। ये थे एक शब्द के 2 वर्ड। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको चयन करना है, जिसे जाना न जा सके उसे क्या कहते हैं, अज्ञेय, अल्पज्ञ, अज्ञात, अज्ञानी। देखो जिसे जाना न जा सके उसे कहा जाता है अज्ञेय, तो इसमें हमारा आ नंबर सही हो जाएगा, अज्ञेय हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा। जिसके समान दूसरा न हो उसे क्या कहते हैं, अद्वितीय, श्रेष्ठ, अतुलनीय, असमान। तो जिसके समान दूसरा न हो हमारा क्या सही हो जाएगा, अद्वितीय सही हो जाएगा। बहुत अच्छा। अब देखो क्वेश्चन पूछा आपसे, 4 आपको दिए हैं, 2 आपको वाक्य शुद्ध करके आपको इसमें से क्या लिखना होता है। जैसे कौन में दोष नहीं होता, तो इसका शुद्ध क्या बनेगा, किसी में दोष नहीं होता। बहुत अच्छा। बच्चे को काट कर सेब खिलाओ नहीं, सेब काट कर बच्चों को खिलाओ, ठीक है। चलिए फिर अगला क्या है, महादेवी वर्मा हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री थी। देखो इसमें कवित्री शब्द गलत है, ठीक है ना। कवयित्री होता है, क और वा में कोई मात्रा नहीं होती, हमेशा जानते रहिए आप कवित्री में। तो महादेवी वर्मा हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री हैं, ठीक है ना। चलिए मेरे को अभी जाना है मतलब मुझे अभी जाना है, ठीक है ना। तो ये थे इसके शुद्ध वाक्य, ठीक है ना। अगला क्या दिया है, अब आप देखो रचना अलंकार देख लीजिए आप, श्रृंगार रस करुण रस बिल्कुल आपको दिया है गया है ना। जहाँ पर विभानुभाव संचाई भाव के संयोग से रति नामक निकलता है, वहाँ पर श्रृंगार रस होगा, है ना। शोक निकलेगा करुण रस होगा, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं, ठीक है।
चलिए अब अलंकार देखो क्या दिया है कि अनुप्रास से उपमा है। अनुप्रास पता ही है, एक व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो। उपमा जानते हो है ना, समान गुणधर्म के आधार पर तुलना किया जाता है। फिर गा नंबर क्या दिया, चौपाई पूछा है ना। चौपाई क्या, सब में 16 मात्राएं होती हैं और यह क्या है, सममात्रिक छंद है। ठीक, कुंडलियाँ भी आप पढ़े हो। चलिए अब देखो अब निबंध, देखो पत्र क्या पूछे भाई, किसी बैंक में आपको खाता खोलना है और बैंक प्रबंधक को क्या है, आपको एक पत्र लिखना है। ठीक है, इसे आप देख लीजिए कैसे लिखना है, आप समझ लीजिएगा। अथवा हम क्या दिया है कि आपका जो क्षेत्र है ना उसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया है, तो आप क्या है, आप एक समाचार पत्र लिखिए है ना, या आप जो कोई दैनिक समाचार पत्र जो अखबार है आप उसके संपादक को एक पत्र लिखिए है ना, कि जो है हमारे क्षेत्र में क्या है प्रदूषण हो गया है, आप इसे अपना न्यूज़ में आप इसे छाप दीजिए। ठीक है ना, तो ये देखो पत्र कितना सरल आया हुआ है, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा भाई, देखो निबंध, निबंध जो आप याद कर जाते हो सरल सरल, ये क्या बोलते हैं प्रदूषण वगैरह पे, देखो एक बीच में से नहीं पूछा गया। देखो कितना अच्छा निबंध पूछा गया, और निबंध कितने नंबर का होता है, 9 नंबर का निबंध होता है। ठीक है ना, निबंध मैंने बता दिया, पहला आपका रूपरेखा जरूर आपको डालना होगा, प्रस्तावना आपका डालना होगा, और लास्ट में उपसंहार अर्थात निष्कर्ष आपको जरूर डालना होगा। देखो उसमें क्या क्या पूछा है भाई, देशाटन के क्या क्या लाभ होते हैं, मानव जीवन में जो वन की उपयोगिता है वो क्या होती है। ठीक है, देखो निबंध आप ध्यान से पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा इसमें कौन सा सही होगा, हमें शब्द किस में ज़्यादा मिलेंगे। राष्ट्रीय एकता आज क्या अनिवार्य आवश्यकता क्यों है, उसको लिखना पड़ेगा। बेरोजगारी की क्या समस्याएं हैं, उसका उपाय क्या होगा, समाधान कैसे होगा। विज्ञान क्या है, हमारे लिए वरदान भी है, और विज्ञान क्या है, हमारे लिए अभिशाप भी वर्तमान समय में क्या है, बनता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि विज्ञान के द्वारा ही क्या है, मनुष्य इस समय बेरोजगार अधिक से अधिक हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ये थे विद्यार्थी जो आपके अंदर 2026 का जो आया हुआ जो हिंदी का जो मॉडल पेपर है, जो पेपर है ना वह आपका हुआ। ठीक है, यह पेपर आपको कैसे लगा, या आप जो कमेंट बॉक्स में आप हमको क्या जरूर बताना। ठीक है ना, हमने पूरी तरीके से मेहनत करके हमने क्या इसको वीडियो को मैंने डाला हूँ, और यह निश्चित रूप से इसमें से एग्जाम में 100% आएगा, कोई इसमें रोक नहीं सकता। मैंने बता दिया कि श्रद्धामनु भी पाठ आप पढ़ते रहिए, और जो है क्या है, परिवर्तन पाठ आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है ना, परिवर्तन पाठ आप पढ़ के जाइएगा, और उसके बाद श्रद्धामनु का जो पाठ है आप वो भी पढ़ करके जाइएगा। ठीक है ना, तो विद्यार्थी आज सभी का क्या बहुत बहुत धन्यवाद, आज सभी का बहुत बहुत आभार।